वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पीजीटी इकोनॉमिक्स 2018 का केवीएस का जो क्वेश्चन पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसका हम एक पार्ट ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 24 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया था। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इससे पहले भी हम बहुत से क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोस को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और चैनल के ऊपर हर एक क्वेश्चन पेपर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को या उन क्वेश्चन पेपर्स को डिटेल में देख सकते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, उसमें देखो क्या बोला गया है। एट द टाइम एक्सेसिव डिमांड कंडीशन इन इकोनॉमी द गवर्नमेंट शुड डू द फॉलोइंग। बोला गया है क्वेश्चन में, जब क्या होती है, मांग काफ़ी ज़्यादा होती है इकोनॉमी के अंदर, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, उस सिचुएशन में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। अब आप यहाँ क्वेश्चंस को ही देखिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, डिमांड ज़्यादा है, किससे? सप्लाई से ही ज़्यादा होगी ना, तो डिमांड है ज़्यादा सप्लाई से। और बोला गया है सरकार जो है अब किस तरह से इस चीज़ को कंट्रोल कर सकती है या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, डिमांड कब ज़्यादा होती है? जब लोगों के पास इनकम ज़्यादा होती है। ठीक है, इनकम ज़्यादा है किससे? इकोनॉमी में जितना आउटपुट है उससे। अब देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि सरकार को टैक्स इंक्रीज कर देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन में बोला है सरकार को खर्च बढ़ा देना चाहिए अपना। थर्ड ऑप्शन में बोला है परचेज बॉन्ड फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से क्या कर लेना चाहिए? बॉन्ड्स को परचेज कर लेना चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला है इंक्रीज कर दो मिनिमम वेज, मतलब उनकी जो आय है आप उसको बढ़ा दो। अब देखिए, अगर गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों की मिनिमम वेज को बढ़ा देती है, तो उस सिचुएशन में लोगों के पास पहले ही इनकम ज़्यादा है और इनकम ज़्यादा हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में तो हम डिमांड, जो एक्सेसिव डिमांड है, डिमांड जो पहले ही ज़्यादा है, फिर क्या होगा, इनकम के बढ़ने से डिमांड और ज़्यादा हो जाएगी, तो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो ये वाला तरीका तो बिल्कुल गलत है कि हम लोगों की क्या बढ़ा दे, वेज को बढ़ा दे। सेकंड ऑप्शन में देखिए, परचेज बॉन्ड फ्रॉम पब्लिक। अगर सरकार क्या करती है, अगर सरकार पब्लिक से, लोगों से क्या करती है, बॉन्ड परचेज कर लेती है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, सरकार ने मान लो 500 करोड़ के बॉन्ड कहाँ से परचेज करे? पब्लिक से, आम लोगों से परचेज किए। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, 500 करोड़ रुपए आम पब्लिक के पास चला जाएगा। लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या सिचुएशन दी गई है कि इकोनॉमी के अंदर पहले ही क्या है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, इसका मतलब इनकम ज़्यादा है किससे? आउटपुट से। अब देखिए, लोगों के पास पहले ही इनकम ज़्यादा है और ऐसी सिचुएशन में जब सरकार क्या करती है, बॉन्ड्स को पब्लिक से परचेज करेगी, तो लोगों के पास और इनकम इंक्रीज हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में सरकार एक्सेसिव जो डिमांड है उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, तो गवर्नमेंट को ये भी नहीं करना चाहिए। ये वाला ऑप्शन देखिए, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। सरकार अगर खर्च को बढ़ा देती है, मान लो सरकार क्या कर रही थी, 500 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी, सरकार ने अब सरकारी खर्च में से 1000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। उस सिचुएशन में फिर लोगों के पास इनकम चली गई, फिर लोगों के पास इनकम चली गई और पहले ही लोगों के पास इनकम ज़्यादा है। इस सिचुएशन में डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन आप सप्लाई को नहीं बढ़ा पाओगे। तो सरकार को अधिक जो एक्सेसिव डिमांड है उसको कंट्रोल करने के लिए ये भी नहीं करना चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए, टैक्स को इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन क्या है, इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, इसका मतलब इनकम ज़्यादा है आउटपुट से। लोगों के पास बहुत ज़्यादा इनकम है, अगर सरकार उस पर टैक्स लगा देगी तो टैक्स लगने से लोगों की इनकम क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और उस सिचुएशन में वो ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे और जिसकी वजह से एक्सेसिव डिमांड की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया क्यों इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर अ ग्रुप एंड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप डाटा है और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी है, उस सिचुएशन में कौन सा मेथड, ग्राफ से हम किस चीज़ को एस्टिमेट कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, ग्रुप डाटा है और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी है
और इनमें से ग्राफिकल एस्टिमेट किसका पॉसिबल है? फर्स्ट ऑप्शन है अर्थमेटिक मीन, सेकंड ऑप्शन है मीडियन, एंड अगले ऑप्शंस पढ़ते हैं हम। थर्ड ऑप्शन में हमें क्या बोला गया है? थर्ड ऑप्शन में हमें बोला गया है हार्मोनिक मीन, एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला गया है मोड। अब देखिए ग्राफिकल होता है, आप ग्राफ से किसको जो है दिखा सकते हैं। आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, जब मीडियन जो है, मीडियन को ग्राफिकली क्या कर सकते हैं? प्लॉट कर सकते हैं, चाहे वो कॉन्टिन्यूस सीरीज का हो या ग्रुप डाटा का हो। तो हम देखते हैं ना, हम लेस देन ओजीव और मोर देन ओजीव प्लॉट करते हैं और एक मीडियन वैल्यू हमारी निकलती है ग्राफ पे, तो ग्राफिकली हम मीडियन को प्लॉट करके दिखा सकते हैं। ऐसे ही क्या होता है जब हम मोड की बात करते हैं, मोड जो होता है हम उसको कैसे दिखाते हैं? हिस्टोग्राम में ग्राफिकली क्या करके दिखाते हैं? ऐसे प्लॉट करके दिखाते हैं। तो आपने देखा जब डाटा ग्रुप हो, कॉन्टिन्यूस सीरीज का हो, तो मोड और मीडियन को हम क्या कर सकते हैं? ग्राफिकली प्लॉट करके दिखा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैव अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ लोअर देन द नेशनल एवरेज बर्थ रेट। क्वेश्चन में ये बोला है कि जो जीवन प्रत्याशा होती है लोगों की, एक नेशन की एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, तो किस स्टेट की जो है नेशन के एवरेज से भी कम है। अगर मान लो हमारी इंडिया में, देखो हमारे क्वेश्चन में आपको समझाती हूँ क्या बोल रहे हैं वो। इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जो ईयर है ना, वो कितना है एवरेज? वो है 72.6 या 8 के अप्रोक्स है, आसपास कहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है इंडिया में मान लो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज है, और ये बोला गया है कि इनमें से किस स्टेट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, इस जो नेशन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है इससे भी कम है। ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 72.6% है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है ना लोगों की, वो कितनी है? 65% के आसपास है। तो आप देखिए नेशन की एवरेज ज़्यादा है, और जो उत्तर प्रदेश है उसकी जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम है, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें पंजाब की, तमिलनाडु की, किसी की 74% तमिलनाडु की है, तो 74 किससे ज़्यादा है? नेशन की एवरेज से ज़्यादा है ना, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है उत्तर प्रदेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन वही है, हमने 2 स्टेटमेंट दी गई है और बोला गया है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है इंडिया जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट है इंक्रीज हुआ है फ्रॉम लेस देन 100 US बिलियन से 2005-06 से लेकर 300 बिलियन 2011-12 के अंदर। क्वेश्चन ये बोला है इंडिया का जो एक्सपोर्ट है मर्केंटाइल, उसमें 2005-06 में कितना बिलियन डॉलर था? वो 100 बिलियन डॉलर के आसपास था, जो कि अब जो 2011-12 में बढ़कर कितना हो गया है? 300 बिलियन डॉलर हो गया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब RBI का डाटा उठाओ तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं 2005-06 से 2011-12 के बीच हमारा जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज हुए थे। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सेकंड स्टेटमेंट में बोला है इंपोर्ट ड्यूरिंग द सेम पीरियड ग्रो एट फास्टर रेट, एंड जिसकी वजह से हायर जो ट्रेड डेफिसिट है वो हुआ है। ये वाली स्टेटमेंट भी सही है कि इसी टाइम पीरियड के दौरान हमारे देश के जो आयात हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़े थे, जिसकी वजह से हमारा मर्केंटाइल ट्रेड डेफिसिट जो बजटीय घाटा है ट्रेड का, वो क्या हुआ है? बढ़ा है। ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट कि हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ा है और साइड बाय साइड इसी टाइम पीरियड में हमारे इंपोर्ट भी बढ़े हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। 29 क्वेश्चन देखिए, 29 क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट डिस्क्राइब द एक्सचेंज। जो फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है वो क्या डिस्क्राइब करती है, मतलब किन कंट्रीज से हमने इसको उठाया है या क्या प्रदर्शित करती है। फर्स्ट है ऑल माइनर कंट्रीज, ऑल मेजर इंडस्ट्रियल कंट्रीज, पुअर एंड माइनर कंट्रीज। आप देखिए फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होती है जब क्या होता है, एक्सचेंज रेट का जो डिटर्मिनेशन होता है ना, वो किस पर डिपेंड होता है, डिमांड एंड सप्लाई की जो पावर्स होती हैं ना मार्केट की, मार्केट मैकेनिज्म डिमांड एंड सप्लाई पावर्स के हिसाब से हम एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करते हैं। किसी तरह की कोई गवर्नमेंट इसमें इंटरवेंशन नहीं करती। तो ये कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले हमने कहाँ से लिया, क्या डिस्क्राइब करता है, सभी ऑल मेजर इंडस्ट्रियल कंट्रीज। आपने देखा है जो डेवलप कंट्री है सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट वहीं पर अप्लाई होता था कि वहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज की जो रेट होती थी वो डिमांड एंड सप्लाई की जो मार्केट मैकेनिज्म पावर है उस पर डिपेंड करती थी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर वाज नेग्लेक्टेड बाय इंडियन प्लानर ड्यूरिंग नेहरू एरा। कि जब प्लानिंग की गई ना 5 ईयर प्लानिंग, तो बोला गया है कि इनमें से किस सेक्टर को हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है बिल्कुल नेग्लेक्ट किया था। फर्स्ट ऑप्शन है हैवी इंडस्ट्री, प्राइमरी एजुकेशन, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपने देखा फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा एग्रीकल्चर पर बेस्ड था, सेकंड 5 ईयर प्लान हमारा हैवी इंडस्ट्रीज पर बेस्ड था, फिर हमने कहीं ना कहीं प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस करना स्टार्ट किया। लेकिन कहीं भी हमने स्टार्टिंग के टाइम पीरियड में, प्लानिंग टाइम पीरियड में साइंस और टेक्नोलॉजी को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में बोला गया है जॉन रॉबिन्सन मॉडल मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट क्या बताती है। रेंट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग फॉर द यूज ऑफ लैंड एंड इट्स डैश। यहाँ हमसे रेंट का फॉर्मूला पूछा है, ये बोला है रेंट का फॉर्मूला क्या होता है मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट के अकॉर्डिंग। इतना उन्होंने हमें बता दिया कि रेंट क्या होता है, एक्चुअल अर्निंग, एक्चुअल मतलब एक पर्सन एक्चुअली कितना कमाता है, माइनस, अब माइनस में क्या आएगा ये हमसे क्वेश्चन में उन्होंने पूछ लिया। क्वेश्चन में है कि एवरेज अर्निंग आएगी, मार्जिनल अर्निंग आएगी, ट्रांसफर अर्निंग आएगी या मोनोपोली अर्निंग आएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा ट्रांसफर अर्निंग। क्या आएगा, ट्रांसफर अर्निंग। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि एक्चुअल अर्निंग तो आपको पता है क्या है, कि एक पर्सन जो एक्चुअली अर्न करता है। ट्रांसफर अर्निंग क्या होती है, ट्रांसफर अर्निंग होती है कि एक पर्सन है ना कहीं पर जॉब कर रहा है, जो उसको जो भी उसकी स्किल आती है तो उसको जो मिनिमम वेज मिलनी चाहिए उसके काम की, तो वो उसकी अर्निंग क्या कहलाती है, वो उसकी अर्निंग ट्रांसफर अर्निंग कहलाती है। जैसे हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, रेंट क्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट का जो कॉन्सेप्ट था ना, उसमें जॉन रॉबिन्सन ने ये चीज़ समझाई थी कि कहीं ना कहीं रेंट इसलिए अराइज होता है बिकॉज हमारे पास जो किसी भी संसाधन की अगर कमी होगी, स्कार्सिटी होगी, तो रेंट अराइज होता है, ठीक है। मान लो एक कंपनी के अंदर एक पर्सन है जो जॉब करता है, उसको एक कंपनी के अंदर जो पैसे मिल रहे हैं वो 20,000 मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे में क्या होता है कि बी कंपनी को उसी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो क्या करती है, तो वो उसे क्या करती है, 20,000 रुपये एक कंपनी में मिल रहे थे, वो कहती है कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, आपको 25,000 रुपये आपको मिलेंगे। अब देखिए, अब उसको क्या हो रहा है, उस पर्सन को वो बी में आ जाता है, तो उसको एक्चुअल अर्निंग कितनी मिल रही है मार्केट के अंदर। अब उसने काम बदल लिया तो उसको अर्निंग कितनी मिल रही है, 25,000। क्यों मिल रही है ज़्यादा, क्योंकि बी कंपनी के अंदर उस स्किल की क्या है, कमी है। और ट्रांसफर अर्निंग क्या है, जो ए कंपनी ने मिनिमम वेज डिसाइड की थी उस पर्सन की स्किल की, वो कितनी थी, 20,000। तो एक्चुअल में वो पर्सन ज़्यादा कमा रहा है और जो ट्रांसफर अर्निंग है वो उसकी कम है। तो एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग का जो डिफरेंस होता है यही क्या कहलाता है, रेंट कहलाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, ट्रांसफर अर्निंग राइट आंसर होगा। इसीलिए हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक मोनोपोलिस्ट कॉम्पिटिटिव फर्म विल इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन। कि एक मोनोपोली फर्म है कॉम्पिटिटिव, वो कब तक अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगी। फर्स्ट ऑप्शन है जब तक उसका प्राइस ग्रेटर होगा,
उसकी एवरेज कॉस्ट से। सेकंड है प्राइस ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, की प्राइस ज़्यादा मिल रहा है उसकी मार्जिनल कॉस्ट से। थर्ड है मार्जिनल रिवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। एंड फोर्थ है मार्जिनल रिवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। अब आप देखिए, सबसे पहले मोनोपोली के अंदर जो सिचुएशन होती है संतुलन की, क्या होती है, MC MR इक्वल होना चाहिए। MC जो है कट करेगी MR को, MC कट करेगी किसको, MR को बिलो से। लेकिन ये तो हो गई संतुलन की कंडीशन। अब उसको आउटपुट को जारी रखना है। आप थर्ड वाले पे आइए। थर्ड वाले में क्या है कि उसकी मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल कॉन्सेप्ट यहीं दे रखा है ना, मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों ही दे रखे हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या बोला है, मार्जिनल रिवेन्यू ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से। रिवेन्यू का मतलब होता है कि उसको एडिशनल इनकम जो है मार्जिनली ज़्यादा मिल रही है उसकी कॉस्ट से। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर संतुलन की होगी, क्योंकि बाकी किसी में आपका मार्जिनल कॉन्सेप्ट नहीं दे रखा। यहाँ प्राइस के साथ एवरेज कॉस्ट है, यहाँ प्राइस के साथ मार्जिनल कॉस्ट है, और यहाँ पर क्या है, फिर वही मार्जिनल रिवेन्यू के साथ एवरेज कॉस्ट है। जो थर्ड ऑप्शन है उसके अंदर मार्जिनल रिवेन्यू भी है, मार्जिनल कॉस्ट भी है, और वो वाली कंडीशन कि कहीं ना कहीं उसको इनकम मार्जिनल रिवेन्यू ज़्यादा मिल रही है, किससे, मार्जिनल कॉस्ट से। जब तक एक फर्म को मोनोपोली में मार्जिनल रिवेन्यू ज़्यादा मिलती रहेगी मार्जिनल कॉस्ट से, तब तक वो अपने आउटपुट का उत्पादन जारी रखेगा, क्योंकि ये इसको प्रॉफिट को दिखाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है रिस्ट्रिक्टेड एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कवर्ड अंडर। क्या था कि मार्केट के अंदर एक ऐसी सिचुएशन हो गई थी जब हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लेके आए, उसमें ये चीज़ डिफाइन की हुई है कि कहीं ना कहीं जो कुछ लोग थे उन्होंने क्या कर लिया था, मोनोपोली बना ली थी कुछ इंडस्ट्रियल ने, ठीक है। और वो क्या कर रहे थे, उपभोक्ताओं के अधिकारों का क्या कर रहे थे, वो उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन कर रहे थे, या हम कह सकते हैं शोषण कर रहे थे। तो उनकी रिस्ट्रिक्टिव अनफेयर, जो कि फेयर नहीं है, ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए किसका हमने यूज़ किया, तो हमने यूज़ किया उसका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कि हमने कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को बचाने के लिए एक एक्ट लेके आए जिसको हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से जानते हैं। और इसमें हमने कोशिश की कि मार्केट के अंदर जिन भी कंपनीज़ ने, जिन भी इंडस्ट्रीज़ ने मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली है और जो उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन कर रही है, उसको बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए हम क्या लेके आए थे, हम लेकर आए थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है उसकी हमसे क्या पूछी गई है, हमसे पूछी गई है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आप लोगों को पता है कि कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन होता है, तो वहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है वो 1 होती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द शेयर ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिड GVA फॉर ईयर 2017 एंड 18 इन इंडिया। ग्रॉस वैल्यू एडिड में जो शेयर है 2017-18 का वो कितना है एग्रीकल्चर का। आपको पता है कि हम जब एग्रीकल्चर में वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो हम GVA ग्रॉस वैल्यू एडिड देखते हैं कि कितनी है उस कंट्री की। तो एग्रीकल्चर की जो ग्रॉस GVA है 2017-18 की वो पूछा गया है कितना है। फर्स्ट ऑप्शन है 25.9%, 16.4%, 21.2%, 11.9%। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर की GVA है वो कितनी थी, 11.9% जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैक्स रिवेन्यू ऑफ अ गवर्नमेंट, कि इनमें से क्या जो है गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिवेन्यू नहीं है। नॉन टैक्स रिवेन्यू जो है गवर्नमेंट की नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए, इंटरेस्ट रिसिप्ट, अगर आपको इंटरेस्ट कहीं से मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट की क्या नहीं है, नॉन टैक्स रिवेन्यू जो है नहीं है। डिविडेंड अगर गवर्नमेंट को मिलता है, गवर्नमेंट को कहीं से भी पब्लिक सेक्टर से डिविडेंड होता है, प्रॉफिट भी गवर्नमेंट को मिलता है, तो ये भी क्या है, ये भी गवर्नमेंट की
टैक्स से मिली इनकम नहीं है। इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, या फिजिकल जो सर्विसेज होती हैं, ये सब क्या है गवर्नमेंट की, ये टैक्स से नहीं मिलती, ये सब गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिवेन्यू है। अब हमसे पूछा है कि इनमें से क्या जो है टैक्स रिवेन्यू है। अब टैक्स रिवेन्यू क्या बची, सिर्फ आपके पास बचा सरचार्ज और सेस। ये एक तरह का टैक्स होता है, ये गवर्नमेंट की टैक्स इनकम है। तो मैंने आपको दोनों बता दी कि गवर्नमेंट की टैक्स की इनकम कौन सी है और नॉन टैक्स इनकम कौन सी है। अब क्वेश्चन में यहाँ तो आज पूछा है कि इनमें से कौन सी नॉन टैक्स रिवेन्यू जो है नहीं है। ये सारी तो नॉन टैक्स रिवेन्यू है, ये भी नॉन टैक्स रिवेन्यू है, ये भी नॉन टैक्स रिवेन्यू है, तो कौन सी बची, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है इफ एवरीवन इन एन इकोनॉमी इंक्रीज द पोर्शन ऑफ इनकम दे सेव, कि अगर पूरी इकोनॉमी में क्या होगा, लोगों की इनकम बढ़ती है और वो क्या करेंगे, सेव करने लग जाए। जैसे मेरी इनकम बढ़े और मैं क्या करूं, उसको खर्च ना करूं, उसको क्या करूं, सेविंग इंक्रीज कर दूं, तो इससे क्या होगा, तो अपवर्ड शिफ्ट स्विंग आएगा डिमांड लाइन में। स्विंग होता है कि आप मूवमेंट हो रही है, या डाउनवर्ड स्विंग आएगा एग्रीगेट डिमांड में, या अपवर्ड शिफ्ट आएगा एग्रीगेट डिमांड में, या डाउनवर्ड शिफ्ट आएगा एग्रीगेट लाइन डिमांड में। अब आप देखिए, जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको खर्च नहीं कर रहे, आप ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर रहे हो, तो आप ये लगा लो, अगर आप केन्स के कॉन्सेप्ट को लेते हो तो ये आपकी इनकम की लाइन है इनइक्वालिटी की, और ये आपकी क्या है, एग्रीगेट डिमांड है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपकी इनकम बढ़ जाती है, इनकम के बढ़ने से आप सेविंग बढ़ा देते हो, तो आपका एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, नीचे की तरफ ही शिफ्ट करेगा ना। आप डिमांड बढ़ा ही नहीं रहे तो आपका डिमांड ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आपका डिमांड लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा, तो आप संतुलन नीचे की तरफ आओगे, तो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा हमारी एग्रीगेट डिमांड की लाइन में, क्योंकि जैसे ही इनकम बढ़ रही है वैसे ही हम ज़्यादा सेव कर रहे हैं। तो इस रीज़न की वजह से ऑप्शन नंबर डी डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड लाइन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज चॉइस। ये वाली स्टेटमेंट जो है किसकी है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, उन्होंने कहा है कि हमारे देश की सबसे बड़ी केंद्रीय समस्या यही है कि हमें क्या करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है। हमारे पास बहुत से ऑप्शन होते हैं, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए हमें चॉइस करना पड़ता है कि आपको कौन सी आवश्यकताओं को पूरा करना है, कौन सी को नहीं पूरा करना। तो ये स्टेटमेंट किसकी है, ये डेफिनेशन किन्होंने दी है, अल्फ्रेड मार्शल ने दी है, AC पिगू ने दी है, या रॉबिन्सन ने दी है, या एडम स्मिथ ने दी है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है कि जो हमारी इकोनॉमी में सबसे सेंट्रल प्रॉब्लम किसकी है, चॉइस की है, ये रॉबिन्सन की डेफिनेशन है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया बिगिनिंग सिंस 1971, कि 1971 से लेकर उसके बाद का जो टाइम पीरियड है उसमें जो एनुअल ग्रोथ रेट, हर साल में जो जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो बढ़ी है, घटी है, या फिर वो कांस्टेंट रही है, या बीइंग फ्लक्चुएटिंग रही है। अब जैसे हम पॉपुलेशन की जनसंख्या को देखते हैं तो हमें हमेशा यही लगेगा कि हमारी जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो क्या हुई है, वो हमेशा इंक्रीज हुई है, कॉन्टिन्यूस इंक्रीज हुई है, बट ये इसका राइट आंसर नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या घुमाया है, क्वेश्चन में उन्होंने हमसे एनुअल ग्रोथ रेट, हर साल की ग्रोथ रेट पूछी है। तो 1971 का जब आप डाटा उठाओगे 1981 का, तो आपको दिखेगा भले ही आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज की है लेकिन उसकी जो एनुअल ग्रोथ रेट है, हर साल की जो ग्रोथ रेट है वो कंटिन्यूसली क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का मैं आपको प्रूफ भी दिखा देती हूँ ताकि आपको भी डाउट ना रहे। इस क्वेश्चन के अंदर देखो, अब इस टेबल को देखिए, और 1971 में पॉपुलेशन देखिए, 1981 में पॉपुलेशन देखिए, 1991 में पॉपुलेशन देखिए, 2001 2011 आपने देखा पॉपुलेशन संख्या में तो क्या हो रही है,
जो है बढ़ रही है। 54 से 68 हो गई, फिर 84 हो गई, फिर 102 हो गई, फिर 121 हो गई। लेकिन आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? आपसे क्वेश्चन में औसत वार्षिक वृद्धि दर पूछी है। मैंने यही कहा ना, क्वेश्चन में इन्होंने क्या घुमाया है, आपसे एनुअल ग्रोथ रेट पूछी है, हर साल की पूछी है। तो आप देखिए 1971 में जो वृद्धि दर है वो कितनी थी? 2.20% थी। फिर उसके बाद क्या हो गया? 2.22 हुई, उसके बाद 2.16 हुई, घटी है, फिर घटी है, फिर घटी है। तो हम क्या कहेंगे? 1971 के बाद पॉपुलेशन तो बढ़ी है, लेकिन एनुअल जो वृद्धि दर है वो क्या हुई है? घटी है। तो इसीलिए उस क्वेश्चन का जो आंसर है कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन होगा, ना कि कॉन्टिन्यूल इंक्रीज, ताकि आपको कोई डाउट इस क्वेश्चन में ना रहे। तो मैंने आपको इसका भी क्या दिखा दिया? प्रूफ दिखा दिया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमसे बुक का जो राइटर है वो नेम पूछा है। द बुक इंडिया एंड अनसर्टेन ग्लोरी इज ऑथोराइज्ड बाय। इससे हमसे पूछा है कि जो ये बुक है अनसर्टेनिटी ग्लोरी, ये किन्होंने लिखी है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जीन एंड अमृत्य सेन द्वारा लिखी गई ये बुक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, जो वो आपको पता है एक SDR प्रोवाइड करता है मेंबर कंट्रीज को, ताकि वो जब ट्रेड करे या जो एक्सचेंज किया जाता है पैसों का, उसमें उनको हेल्प मिलती है। SDR से स्पेशल ड्राइंग राइट्स दिए जाते हैं। तो ये पूछा गया है कि वो जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स मेंबर कंट्रीज़ को देता है वो उनको 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देता है, या बहुत नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे लेता है, या हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है, या फिर कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है। जो IMF है अपनी मेंबर कंट्रीज़ को स्पेशल ड्राइंग राइट्स देता है, वो उनको बहुत ही लो 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल एंड इनडिटरमाइंड अंडर। जो संतुलन का निर्धारण किया जाता है जिसमें अनस्टेबिलिटी को शो करता है, वो किसके अंदर होता है? एजवर्थ ड्यूपोली मॉडल, बर्टैंड मॉडल, चैम्बरलिन मॉडल एंड पैरेटो मॉडल। आप लोगों को पता है जो बर्टैंड मॉडल है वो प्राइस बेस्ड मॉडल है कि दो कॉम्पिटिटिव फर्म है ड्यूपोली में, वो प्राइस में चेंज करती रहती हैं। वो सोचती है कि उसकी कॉम्पिटिटिव फर्म किसी तरह प्राइस में चेंज नहीं करेगी। लेकिन जब हम एजवर्थ मॉडल पढ़ते हैं ड्यूपोली का, उसमें हम क्या देखते हैं? आपको पता है कि जो एजवर्थ का जो मॉडल है उसके अंदर जब हम संतुलन डिसाइड करते हैं तो एक प्राइस की लोअर लिमिट डिसाइड हो जाती है, एक अपर लिमिट डिसाइड हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे ड्यूपोली के मॉडल में वो चीज़ एक्सप्लेन की जाती है कि कोई भी संतुलन जो है वो डिसाइड नहीं होता। तो अनस्टेबल जो संतुलन है वो कहाँ डिटरमाइन होता है? एजवर्थ ड्यूपोली मॉडल के अंदर जो हमारा संतुलन है वो अनस्टेबल रहता है। बाकी आप चैम्बरलिन का मॉडल उठा लो, बर्टैंड का मॉडल उठा लो, तो वहाँ पर जो हमारा संतुलन है वो आपको स्टेबल संतुलन दिखेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोशल गुड। पब्लिक गुड की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी है। आपको पता है पब्लिक गुड एक ऐसी गुड होती है जिसका हर कोई यूज़ कर सकता है, कोई कंपटीशन नहीं है, हम किसी को निकाल नहीं सकते, सब लोग उसका कोलेक्टिवली यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर नॉन एक्सक्लूजन कि आप किसी को निकाल नहीं सकते, और नॉन राइवलनेस किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है, ये क्या पाई जाती है? कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है रिसेंबल प्योर कंपटीशन, कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, मोनोपोली वाला जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, वो किस तरह से एक प्योर कंपटीशन दिखता है? आपको पता है कि मोनोपोलिस्ट कंपटीशन किसको बोला गया है यहाँ क्वेश्चन में? मोनोपोली को। मोनोपोली जो कि प्रोडक्ट को बनाने वाला एक ही है, पूरी मार्केट पर उसका कंट्रोल है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए कितना घुमा रखा है कि मोनोपोलिस्ट कंपटीशन
एक प्योर कंपटीशन की तरह क्यों है? अब आपको पता है जो प्योर कंपटीशन होता है उसकी सारी करैक्टरिस्टिक्स तो सेम रहती हैं, बाकी उसमें 2 करैक्टरिस्टिक्स में चेंज होता है। क्या कि किसी एक तो फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है कंज्यूमर के पास, दूसरी जो करैक्टरिस्टिक्स है उसकी कि किसी तरह की जो फुल मोबिलिटी है फैक्टर्स में वो नहीं है। तो ऑप्शन क्या है कि क्वेश्चन तो ये है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक प्योर कंपटीशन क्यों होता है, कि प्योर कंपटीशन की तरह क्यों लगता है? बिकॉज बैरियर टू, सब ऑप्शन देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में है बैरियर टू एंट्री आइदर वीक एंड नॉन एग्जिस्टेंस बोथ। इस क्वेश्चन में ना सारे ऑप्शंस आप पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है और इसको समझाती हूँ क्यों। क्योंकि क्या होता है मोनोपोलिस्ट में, क्या होता है मोनोपोलिस्ट में किसी प्रोडक्ट को बनाने वाला एक ही बंदा होता है, उसको मार्केट में ये पता होता है कि अब कल को कोई नई फर्म आएगी तो वो कौन सी होगी, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, तो उस सिचुएशन में वो पूरी मार्केट पे कंट्रोल रखता है। तो उस वजह से वो क्या होता है, कोई भी जो नई फर्म मार्केट में एंटर करती है तो वो क्या करता है, या तो बैरियर जो उसकी एंट्री में जो बैरियर होते हैं या तो वीक होते हैं या बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पूरी मार्केट को उसने कंट्रोल कर रखा है। जो नई फर्म आ रही है वो उतनी अभी कैपेबल नहीं है कि वो भी एंटर कर सके, या तो उसकी एंट्री बिल्कुल वीक है और या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसीलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को प्योर कंपटीशन की तरह हम मानते हैं, क्योंकि बैरियर जो है एंट्री में आइदर वीक है या फिर नॉन एग्जिस्टेंस है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू FRBM एक्ट फिजिकल डेफिशिएट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट एक्सीड। FRBM एक्ट क्या है? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसमें ये बात कही थी कि हम फिजिकल डेफिशिएट को इस एक पॉइंट से ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो वो GDP का कितना % है? तो हमारा जो फिजिकल डेफिशिएट है वो GDP के 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमारे FRBM एक्ट 2003 के अंदर मेंशन है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अगले क्वेश्चन में बोला गया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट पास किया गया इंडिया पार्लियामेंट में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट क्या है? इंडस्ट्रीज़ को सही तरह से मैनेज करने के लिए, उनके डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए एक एक्ट पास किया गया था कि इंडस्ट्री सही से चले, उनका रेगुलेशन चलता रहे। तो पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया गया था। वो कब पास किया गया था? 31 अक्टूबर 1951 के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट जो है पास किया गया था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कि इनमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही हैं। ये गोल जो है UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जो है बनाए जाते हैं। अगला है दीज आर टू बी अचीव ईयर 2030, कि 2030 तक हमें इनको अचीव करना है। एंड दीज आर 17 इन नंबर्स, ये जो गोल्स हैं ये 17 हैं। ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सबसे पहली बात, ये गोल जो है UNDP द्वारा स्टैब्लिश किए गए और उसके बाद 2030 हमने टारगेट डेट रखी है कि 2030 तक हम जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको पूरा कर लेंगे। और इसमें 17 गोल्स हैं और 169 हमारे टारगेट्स हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो तीनों स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। अब 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन का बस हमसे क्या पूछा है, नेम पूछा है। तो 15th फाइनेंस कमीशन का जो चेयरमैन है वो है NK सिंह, हमारे 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। और 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन YV रेड्डी सर हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैव द हाईएस्ट बर्थ रेट इन 2016। इनमें से किस स्टेट की 2016 में सबसे ज़्यादा बर्थ रेट, जन्म दर सबसे ज़्यादा है? मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश।
तो सबसे ज़्यादा जो बर्थ रेट, सबसे ज़्यादा जन्म दर ज़्यादा होती है वो है बिहार। 2016 में सबसे ज़्यादा बर्थ रेट अगर देखी गई है तो बिहार की देखी गई है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। विद एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम इकोनॉमिक वेलफेयर इंक्रीज, ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे एक इकोनॉमी में नेशनल इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे वहाँ लोगों का वेलफेयर कल्याण बढ़ेगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक वेलफेयर, कि जितना ज़्यादा हम सही से नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं लोगों के बीच उतना ही ज़्यादा वेलफेयर इंक्रीज होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला देखिए, अगला क्या बोला गया है, नेशनल इनकम कैन बिकम इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। हाँ, ये भी बात सही है, किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय होती है वो उसके इकोनॉमिक वेलफेयर का एक इंडिकेटर होती है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। हमसे पूछा है कि क्या सही नहीं है, आप देखिए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इकोनॉमिक वेलफेयर। तो क्या अगर हम राष्ट्रीय आय को सही तरीके से नहीं बांटते तो ये क्या हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर इंक्रीज होगा, तो नहीं होगा। क्योंकि अगर हम नेशनल इनकम को, अगर हम 95% इनकम को 5% लोगों को दे देते हैं तो क्या हमारा यहाँ पर इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम नेशनल इनकम का तभी लोगों का वेलफेयर इंक्रीज होगा। तो यहाँ हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज हमारे यहाँ 24 से लेकर 50 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस हो चुके हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको मेरा समझाया हुआ समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।